क्लियर। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। यहां पर सिलहदी नामक व्यक्ति ने धोखा दिया राणा सांगा को और फाइनली राणा सांगा को युद्ध की नीति बदलना पड़ी अचानक से, और इसी जद्दोजहद में, इस युद्ध में पराजय मिली किसे, राणा सांगा को। और ये जो युद्ध था बैटल ऑफ खानवा, इस युद्ध में राजपूतों की हार गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इस युद्ध में अगेन जीत मिल गई किसे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। और ये जीत उसके लिए काफी बड़ी जीत थी, क्योंकि ये पानीपत के युद्ध से भी ज्यादा बड़ी जीत थी। क्लियर। राणा सांगा को पराजित करके बाबर ने अब एक नया टाइटल लिया, एक नई उपाधि ली। ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी, ही टुक द टाइटल गाजी, और इसने गाजी की उपाधि धारण की। और आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, गाजी का मतलब होता है द पर्सन हु किलिंग, द पर्सन हु किलिंग ऑल द नॉन मुस्लिम्स। इट मीन्स क्या कहा जाता है नॉन मुस्लिम्स को, इन मुस्लिम लैंग्वेज, मुस्लिम भाषा में जो नॉन मुस्लिम होते हैं उन्हें मारने वाले को क्या कहा जाता है, गाजी। क्लियर। तो यहां पे ही टुक द टाइटल गाजी, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं की हत्या करी थी काफी ज्यादा इस युद्ध में, देन इन्होंने क्या उपाधि ली, गाजी की उपाधि ली। क्लियर। गाजी का मतलब होता है द पर्सन हु किल ऑल दी नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम को मारे उसी गाजी का। अब इनके नाम के आगे एक और टाइटल जुड़ जाएगा, गाजी। अब पूरा जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। तो पूरा नाम क्या होगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर गाजी। क्लियर। तीन और टाइटल उनके नाम के बाद आगे जुड़ गए हैं। एक सबसे पहला 1507 1507 में काबुल के बादशाह या बादशाह की उपाधि या पातशाही की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जब इन्होंने काबुल और कंधार के लोगों को चांदी के सिक्के दिए थे आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट इन 1526, तब वहीं के लोगों ने उन्हें टाइटल दे दिया था कलंदर का। एंड देन आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ खानवा ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी बिकॉज ही किल्ड सो मेनी नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि इन्होंने कई सारे नॉन मुस्लिम्स की हत्या की थी। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे ही अब ये युद्ध उन्होंने जीत लिया, गाजी की उपाधि जो है धारण कर ली। जैसे ही बाबर वापस लौटा आगरा, है ना, अब वापस ये युद्ध को जीतने के बाद कहां पहुंच गया, आगरा पहुंच गया। जैसे ही आगरा पहुंचा तो इसके दिमाग में सबसे पहली जो बात आई वो ये आई कि जब मैंने खानवा का युद्ध लड़ा तो राणा सांगा की हेल्प की महमूद लोधी ने। ऑब्वियसली उसको करना भी चाहिए, क्योंकि महमूद लोधी के भाई को हमने मारा था पानीपत के पहले युद्ध में, इब्राहिम लोधी को, तो वो तो मेरा दुश्मन हो गई, है ना। अच्छा, महमूद लोधी अभी मरा नहीं है, वो जिंदा बच गया और वो चला गया कहां, बिहार वाले क्षेत्र में। तो अब महमूद लोधी को का आना तो जो है ठीक बात है, उसको आना चाहिए, वाजिब बात है। बट यहां अगर बात की जाए राणा सांगा की, तो वो अपने एम्पायर को एक्सपांड करना चाह रहे थे, तो उनको भी आना लाजमी था। बट यहां पे अगर बात की जाए इस मेदिनी राय नामक व्यक्ति की, जो मालवा का शासक था, इसने बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी, इसने हेल्प करने की क्या जरूरत थी राणा सांगा की। ये क्यों मेरे से बीच में लड़ने आया, ये दिमाग लगाया किसने, बाबर ने। बट मैंने आप लोगों को बताया मेदिनी राय की कई बार हेल्प करी थी राणा सांगा ने, इसी कारण मेदिनी राय को हेल्प करना पड़ी किसकी, राणा सांगा की। बट यहां पर यह हेल्प करना मेदिनी राय के लिए भारी पड़ गया और मेदिनी राय पर अगला अटैक कर दिया किसने, बाबर ने। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, अगले ही साल 1528 में 1528 में ही उसने अटैक कर दिया किस पर, मेदिनी राय पर, और उसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ चंदेरी। चलिए चंदेरी के युद्ध के ऊपर डिस्कस करें उससे पहले बाबर के ही शासनकाल में 1528 या 1527-28 में, बाबर के ही शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं आप लोगों को, 1527-1528 में ही इन्हीं के शासनकाल में बनवाई गई थी एक मॉस्क जिसका नाम था बाबरी मॉस्क, बाबरी मस्जिद। और चूंकि ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही, इन्हीं के शासनकाल में 1527-28 के दौरान बनवाई गई थी बाबरी मॉस्क या बाबरी मस्जिद। कहां पर, एट अयोध्या। अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी इन्हीं के एक सेनापति, इन्हीं के एक आर्म्ड जनरल जिसका नाम था मीर बाकी। तो मीर बाकी नामक व्यक्ति ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था, कहां पर, अयोध्या में। और ऐसा कहा जाता है हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि ये जो मस्जिद है, ये वहां पर एक भव्य राम मंदिर या एक मंदिर हुआ करता था राम भगवान का, उस मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। क्लियर। एंड उसके ऊपर काफी लंबा डिस्प्यूट चला, इस कारण लगभग 1992 में बाबरी मस्जिद को हिंदू लोगों के दल ने इसे तहस नहस कर दिया, इसे तोड़ दिया, और फिर बाबरी जो ढांचा था उसे गिरा दिया गया फाइनली
2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, या 2019-20 में, और बाबरी मस्जिद के स्थान पर, उस विवादित स्थान पर, उस ढांचे वाले स्थान पर जहां पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, उस स्थान पर पुनः एक विशाल भव्य राम मंदिर बनाने का ऑर्डर इशू किया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए, तो ये बाबरी मस्जिद बनी थी बाबर के टाइम पर, मीर बाकी नामक उनके सेनापति या आर्म्ड जनरल ने बनवाई थी 1527-28 के अप्रोक्स। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अब बाबर जब वापस आगरा पहुंचा तो उसे समझ में आया कि हमें अब यहाँ पे बदला लेना चाहिए, किससे? मेदिनी राय से। मेदिनी राय जो बीच में आया था, जो कबाब में हड्डी बना था, जो शासक हुआ करता था मालवा का, तो देन ही डिसाइडेड टू अटैक ऑन मेदिनी राय, और फिर अगले ही वर्ष 1528 में लड़ा गया द बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। इन दिस बैटल बाबर डिफीटेड मेदिनी राय एंड किल्ड हिम। तो इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया और उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। समझ गए? तो बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया और उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। बाबर के अंदर इतना गुस्सा था, जैसे उसने युद्ध जीता और मेदिनी राय की हत्या कर दी, तो उसके अंदर इतना गुस्सा था मेदिनी राय के प्रति कि मेदिनी राय और उसकी सेना के जितने भी सेनापति थे उन सभी के उसने सिर कटवा दिए और उनके सरों की दीवार बनवा दी। तो इतना गुस्सा था। और देखिए, ये परंपरा थी, ये मुगल या जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उनकी ये परंपरा थी कि सिरों को काट कर क्या बनवा दी जाती थी? मीनार बनवा दी जाती थी, या डेड बॉडीज की मीनार बनवा दी जाती थी अपने शत्रुओं की। तो इन्होंने क्या किया? मेदिनी राय और उनके जितने भी सेनापति थे उनके सरों को काटकर उनकी मीनारें बनवा दी बाबर ने, और अपने सैनिकों को यह आदेश दिया, अपने सैनिकों को यह ऑर्डर दिया कि जाइए मेदिनी राय के महल में और जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें अगवा कर लीजिए और अपने हरम में ले जाइए। समझ गए? साथ ही उन्होंने क्या ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को कि जाइए मेदिनी राय के महल में और जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको अगवा करके ले जाइए अपने हरम में। क्लियर? देन जैसे ही ये सैनिक महल के अंदर बढ़े, वैसे ही इन सारी महिलाओं ने अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी, आत्मदाह कर लिया। इट मींस कि उन्होंने जोहर कर लिया। समझ गए? तो क्योंकि ये भी एक राजपूत रूलर थे मेदिनी राय, और राजपूतों में ये परंपरा थी जोहर परंपरा, तो उनकी जितनी भी रानियां थी उन सबने क्या कर लिया? जोहर कर लिया, जोहर व्रत का पालन किया, और उनकी सभी की क्या हो गई? डेथ हो गई। यहीं पर बाबर ने सबसे पहले देखा था जोहर। सबसे पहले जोहर के जो दर्शन हुए थे बाबर को, वो कहां पर हुए थे? वो हुए थे मेदिनी राय के महल में, इट मींस चंदेरी में। तो चंदेरी में इसने सबसे पहले देखा था। कहां पर? जोहर जो देखा था सबसे पहले वो कहां पर देखा था? चंदेरी, चंदेरी के युद्ध में। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे बाबर के समय की। नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, तो इस तरह से यहां पे अगर बात की जाए तो इन 1528 बाबर ने पराजित कर दिया था मेदिनी राय को इन द बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी गई। और बाकी मैंने आप लोगों को बताया कि इतना क्रोध था उसके अंदर मेदिनी राय के प्रति कि मेदिनी राय और उसके जितने भी सेनापति थे उनके सिरों को काटकर उनके सिरों की मीनार बना दी गई। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब एक बड़ा युद्ध इन्होंने जीत लिया, एक राजपूत रूलर से, राजपूत जो शासक थे उनसे इन्होंने एक बड़ा युद्ध जीत लिया। तो इस चीज का जश्न मनाना शुरू किया गया। कहां पर? जब ये अपने कैपिटल में आगरा पहुंचे, अपनी राजधानी में, तो इस जीत का जश्न मनाना शुरू किया गया। और जब ये जश्न मनाना शुरू किया गया, जब ये जश्न मनाया जा रहा था, तो रात में भोजन चल रहा था, पार्टी चल रही थी, क्योंकि हरा चुके थे मेदिनी राय को। और जब सारे के सारे सैनिक मीट खा रहे थे या मदिरा पान कर रहे थे, तभी बाबर की नजर एक ऐसे सैनिक पर पड़ी जो मीट को अपनी तलवार से उठाकर क्या कर रहा था? खा रहा था। क्लियर? मीट को या गोश्त को हाथ से नहीं उठा रहा था, जहां सारे सैनिक हाथ से उठा रहे थे वो अपनी तलवार से मीट को उठाता और खाता। क्लियर? इस तरह से बाबर की जब नजर उस सैनिक पर पड़ी, तब बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को बुलाया और मीर बाकी से कहा कि ये सैनिक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसके चेहरे पर कुछ अजीब सा तेज है और इसे देखकर एक अजीब सी चिंता हो रही है, इस पर नजर रखी जाए, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। जब बाबर अपनी ये बात अपने सेनापति को बोल रहा था, तभी उस सैनिक ने भी बाबर की इन बातों को सुन लिया और उसे समझ में आ गई कि बाबर
कि उस पर नजर पड़ चुकी है और बाबर ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है। क्लियर। जब उसे ये पता चला कि बाबर को पता ही चल चुका है सारी बातें, तो उस सैनिक ने क्या किया, उस सैनिक ने सोचा कि क्यों ना बाबर अपने सैनिकों से मुझे मरवा दे या मुझे नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही मैं बाबर की सेना को छोड़कर यहां से भाग जाता हूं। सो ही डिसाइडेड टू फ्लेड हिज आर्मी। तब उसने क्या तय किया, उसने बाबर की सेना को छोड़ना तय किया और वो बाबर की सेना को छोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन भागने से पहले, वहां से जाने से पहले उसने बाबर की सेना को एक संदेश दिया। बाबर की सेना को जाते जाते ये बोलकर गया कि मैं कसम खाता हूं कि मेरे जीवन में यदि खुदा ने मुझे मौका दिया, जिंदगी में यदि खुदा ने मुझे मौका दिया, तो मैं इन मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर जरूर कर दूंगा, या हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता उन्हें जरूर दिखाऊंगा। क्लियर। ये सैनिक ने, उस व्यक्ति ने ये बात कहकर गया किसे, बाबर की सेना को। अगर हम इस सैनिक की बात करें ना, या उस व्यक्ति की बात करें, तो ये वही व्यक्ति था जिसने आफ्टर 12 ईयर, 12 वर्षों के बाद, है ना, ये युद्ध कब लड़ा गया, 1528 में, और इसके 12 वर्षों के बाद, इट मीन 1540 में, 1540 में कन्नौज में एक युद्ध लड़ा जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराएगा, और हुमायूं को हराने के बाद मुगलों को इंडिया से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो ये वही व्यक्ति था। और आप लोगों को पता है कि इस युद्ध में हराने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम उस युद्ध को हराने के बाद हो गया था शेर शाह सूरी। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं उस सैनिक की, शेर शाह सूरी, जो सूर डायनेस्टी को फाउंड करता है। सूर वंश को स्थापित करने वाला व्यक्ति ही कौन था, शेर शाह सूरी। क्लियर। तो यहां पे अगर बात की जाए ना, तो शेर शाह फोर्ट अ बैटल ऑफ चंदेरी फ्रॉम द आर्मी ऑफ बाबर। शेर शाह ने ही चंदेरी के युद्ध में किसकी सेना की ओर से युद्ध लड़ा था, बाबर की सेना की ओर से। क्लियर। ही फोर्ट बैटल ऑफ चंदेरी फ्रॉम द फोर्स ऑफ बाबर। बाबर की सेना के साथ उसने युद्ध लड़ा था, और चंदेरी का युद्ध जीता बाबर, और बाबर ने जब चंदेरी का युद्ध बाबर जीत गया, तो इसके बाद वो सैनिक जिसका नाम क्या था, शेर खान। हालांकि इसके बचपन का नाम था फरीद, इसके बचपन का या ओरिजिनल नाम हुआ करता था फरीद। तो ये जो सैनिक था फरीद या शेर खान, बाबर की सेना को छोड़कर चला गया, या बाबर की सेना को छोड़कर भाग गया, और जाकर उसने ज्वाइन कर ली महमूद लोदी की सेना। जाकर उसने ज्वाइन कर ली किसकी सेना, महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन था, तो महमूद लोदी वही व्यक्ति था जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, है ना, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी। महमूद लोदी युद्ध में पार्टिसिपेट किया था खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध जब राणा सांगा लड़ रहे थे, तो राणा सांगा के साथ महमूद लोदी भी था, और भी कई लोग उसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे उस युद्ध में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उसने ज्वाइन कर ली किसकी सेना, महमूद लोदी की सेना। और महमूद लोदी ने अगर हम बात करें बिहार और बंगाल में कई रिवोल्ट किए जा रहे थे, या कई ऐसे विद्रोही थे मुगलों के खिलाफ, उन लोगों की सेनाओं को अगेन इकट्ठा किया। किसने, महमूद लोदी ने अफगानों की सेना को फिर से इकट्ठा किया। कहां पे, बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र से, है ना। तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र से कई अफगानों को इकट्ठा किया किसने, महमूद लोदी ने, क्योंकि महमूद लोदी ही सक्सेसर था। इब्राहिम लोदी का सक्सेसर कौन था, एक्चुअल सक्सेसर महमूद लोदी था। और जो अफगान जो मलिक थे, जो ऑफिसर्स थे, वो चाहते भी थे कि महमूद लोदी ही अगला शासक बने दिल्ली का। बट यहाँ पे बाबर तो कब्जा कर चुका था सल्तनत अपने साम्राज्य पर या राजगद्दी पर, तो वो अभी भी संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल करने में लगा हुआ था महमूद लोदी। महमूद लोदी ने अफगानों की एक बड़ी सेना इकट्ठा कर ली। कहाँ पे, बिहार में। बिहार बंगाल वाले क्षेत्र से अफगानों की एक बिगेस्ट आर्मी, हम बोल सकते हैं लगभग 1 लाख सैनिक थे उसकी सेना में। तो 1 लाख सैनिकों की सेना उसने इकट्ठा कर ली, और इस सेना में उसके साथ कौन था, शेर शाह सूरी भी था। शेर शाह सूरी भी उसकी ही सेना में एक सेनापति के तौर पर उस समय मौजूद था। क्लियर। अब दोनों की सेना, बाबर की सेना और महमूद लोदी की ये कंबाइंड फोर्स, इन दोनों के बीच में सामना हुआ बिहार में छपरा के पास घाघरा नदी के तट पर। बिहार में छपरा के पास घाघरा नदी के तट पर, और वहीं पर एक विलेज भी होता है घाघरा। तो हम इस युद्ध को बोलते हैं बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा जो लड़ा गया था अप्रोक्सीमेटली 6 मई को 1529, 6 मई
1529 1529 को ये युद्ध लड़ा गया था। एट द बैंक ऑफ घाघरा रिवर। घाघरा नदी गंगा नदी की एक मुख्य सहायक नदी है और ऐसा भी बोल सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। दूसरी सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो घाघरा नदी, ये नेपाल से आती है। नेपाल से निकलते हुए यूपी और बिहार में बहते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है, समझ गए। और अगर हम बात करें वेस्टर्न बैंक की ट्रिब्यूटरी, पश्चिमी जितनी भी सहायक नदियां हैं तो उनमें सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी जो है वो घाघरा नदी ही है। हालांकि नेपाल में इसे और कुछ नाम से जाना जाता है, इंडिया में इसका घाघरा नाम होता है। तो घाघरा नदी के तट पर एक ब्लेज भी है वहां पे घाघरा, वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था 1529 में। यहाँ पर हुमायूं, यहाँ पे बाबर की जो फोर्स थी उसमें 15,000 ही सैनिक थे, 50,000 ही सैनिक थे। लेकिन ये जो कंबाइंड फोर्स थी इसमें लगभग 1 लाख सैनिक थे। फिर भी चूंकि बाबर हमेशा ही कम सेना के साथ रहता है, बट उसके जो सैनिक है वो सबसे ज्यादा प्रशिक्षित थे, नई टेक्नोलॉजी और नए नए हथियारों से वो लैस थे। इस कारण इस युद्ध में भी उसको क्या मिली, विजय मिली। क्लियर। अगेन ही वॉन द बैटल ऑफ घाघरा। इस युद्ध में अफगानों की पराजय हुई और अफगानों की सेना हार गई। क्लियर। अफगानों, बाबर ने बुरी तरह यहाँ पे अफगानों को क्या कर दिया था, युद्ध में पराजित कर दिया था। क्लियर। तो इस तरह से बाबर ने चौथा युद्ध भी अपने शासनकाल में जीत लिया। एंड दिस वॉर इज या दिस बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ घाघरा दैट फोर्ट एट द बैंक ऑफ घाघरा रिवर इन बिहार ऑन 6 मई 1529। 6 मई 1529 को युद्ध लड़ा गया था। इस तरह बाबर ने इंडिया में आया है 1526 में और 1526 से लेकर 1529 तक उसने 4 युद्ध यहाँ पे किए हैं। सबसे पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, फिर खानवा का युद्ध 1527 को, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका बैटल ऑफ चंदेरी 1528 को, और फिर यहाँ पे आ जाता है बैटल ऑफ घाघरा 1529 1529 में। क्लियर। इस तरह से 4 बड़े बड़े युद्ध उसने लड़े और चारों युद्धों को उसने फाइनली जीत भी लिया। आपसे पूछा जाएगा कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। जिहाद मीन्स धर्म युद्ध। तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? आंसर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध में बाबर ने स्लोगन दिया था, नारा दिया था, जब वो अपनी सेना को एनर्जेटिक करने गया था, जब वो अपनी सेना को मोटिवेट करने गया था, तब उसने अपनी सेना को नारा दिया था जिहाद का। जिहाद का मतलब ही होता है धर्म युद्ध। इट मींस धर्म के लिए युद्ध करना। और इसमें उसने अपने सिपाहियों से कहा था ये एक धर्म युद्ध है। क्लियर। बैटल ऑफ खानवा। और फिर उसने, उनकी सेना ने अपने से 1/3, इनकी सेना 1/3 थी और इतनी बड़ी सेना को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमने बैटल ऑफ घाघरा तक डिस्कस कर लिया 1529 तक। देखिए बैटल ऑफ घाघरा काफी भीषण युद्ध था, इसमें वो जीत तो गए बट ही ऑल्सो हैव सो मेनी इंजरीज। बाबर को भी कई सारी चोटें आ गई। क्लियर। और बुरी तरह से वो भी जख्मी हो गया और इन्हीं जख्मों के कारण फाइनली उसकी डेथ हो गई 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी ड्यू टू द इंजरीज ऑफ बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा के युद्ध में बुरी तरह जख्मी हो जाने के कारण ही उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी डेड बॉडी को दफनाया गया था फर्स्ट टाइम। देखिए बाबर एकमात्र ऐसे शासक थे जिनकी डेड बॉडी को 2 बार 2 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया। तो पहली बार इनकी जो डेड बॉडी थी इन्हें दफनाया गया था आराम बाग में। आराम बाग भी बाबर ने ही बनवाया था। कहां पर? आराम बाग बनवाया था आगरा में। तो फर्स्ट टाइम इनकी समाधि या इन्हें दफनाया था आगरा के आराम बाग में। और चूंकि उनकी ये ख्वाहिश थी, उनको सबसे प्रिय जो शहर था वो था काबुल। सबसे फेमस, सबसे लवेबल जो सिटी थी उनके लिए, सबसे प्रिय शहर कौन सा था? काबुल। तो उनकी इच्छा थी कि उनकी जो समाधि है, उनकी जो डेड बॉडी है, उसे काबुल में ही दफनाया जाए। तो कुछ समय के बाद उनकी विश के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया कहां पे? काबुल में। और उनकी समाधि कहां बनाई गई? काबुल में। तो बाबर की जो समाधि है वो कहां पर है? काबुल। काबुल मीन्स अफगानिस्तान। अब देखिए क्या हुआ कि जिस टाइम पर बाबर की डेथ हुई थी उस टाइम पर वैसी परिस्थिति नहीं थी, वैसी स्थिति नहीं थी कि इन्हें काबुल लेकर जाया जाए। क्लियर। तो उस टाइम पर उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, उतनी बढ़िया कंडीशन नहीं चल रही थी। इस कारण से उनकी डेड बॉडी को वहां नहीं लेकर जाया गया। लेकिन बाद में जब स्थिति ठीक हो गई, कंडीशन ठीक हो गई, तब उनके शरीर को उनकी कब्र से निकाला गया और उन्हें काबुल पहुंचाया गया। क्लियर। चलिए, तो ये एक मात्र शासक जिनकी 2 जगहों पर कब्र है वो हैं बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बादशाह कलंदर
और गाजी, है ना, इतने सारे टाइटल्स हैं, पूरा नाम काफी लंबा हो जाएगा। अब देखिए बाबर ने अपने जीवन के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, दैट इज नोन एज तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, that was written by बाबर इन हिज मदर लैंग्वेज। उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही इस बुक को लिखा है, और इनकी मातृभाषा क्या थी? तुर्की। तो ध्यान रखिएगा, तुजुक ए बाबरी जब बाबर ने लिखी थी तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। बट अकबर के समय पर इस बुक को ट्रांसलेट किया गया था फारसी या पर्शियन में। तो बाद में इस बुक को फारसी या पर्शियन में ट्रांसलेट किया था किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। अब्दुल रहीम खान खाना ट्रांसलेटेड द बुक तुजुक ए बाबरी इन विच लैंग्वेज? इन पर्शियन, और हम बोल सकते हैं फारसी। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने ही इस बुक को फारसी भाषा में क्या किया था? ट्रांसलेट किया था या अनुवाद कराया था। क्लियर? ये बाबर की आत्मकथा थी या ऑटोबायोग्राफी थी। अब देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, हम बोल सकते हैं बाबर नामा, है ना, इसके बाद नाम चेंज हो जाएगा। जब ये फारसी में आएगी ना तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाबर नामा। तो फारसी में इस बुक को हम क्या बोलेंगे? बाबर नामा। अब बाबर नामा की बात की जाए या तुजुक ए बाबरी की बात की जाए, इस बुक में ही बाबर ने बताया है कि उस समय का हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक था तो वो दक्षिण भारत के तुलुब वंश के शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था कृष्णदेव राय। ये पॉइंट हालांकि मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, क्योंकि मैंने पहले ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं। कृष्णदेव राय से रिलेटेड काफी महान शासक थे उस समय के। विजयनगर साम्राज्य के सबसे ही महान शासक अगर पूछा जाए तो कौन थे? कृष्णदेव राय। इनके दरबार में 8 पोएट का एक ग्रुप रहा करता था, जिसे कहा जाता था अष्ट दिग्गज। और उनमें सबसे महान जो पोएट थे वो थे, या सबसे फेमस जो पोएट थे उनका नाम था पेद्दन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के ऊपर से। क्लियर? कृष्णदेव राय ने ही 1520 में बैटल ऑफ रायचूर लड़ा था और पराजित कर दिया था इस्माइल आदिल शाह को, बीजापुर के शासक को। क्लियर? चलिए, हालांकि आपसे क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाएंगे, तो आपको सीक्वेंस में चीजों को पढ़ना है। जब आप सीक्वेंस में चीजों को पढ़ेंगे ना, विद टाइम पीरियड, टाइम के साथ लिंक करके, तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली, कोई भी चीज कठिन नहीं होने वाली। अपने आप सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी और अपने आप उनके आंसर आपको मिलना शुरू होते जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली बाबर के बारे में, मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमने कवर कर लिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अपनी बुक में उसने सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े साम्राज्य का शासक किसे कहा था? यहाँ पे अगर बात की जाए तो किसे? कृष्णदेव राय को, तुलुब वंश के शासक। लेकिन किसके रण कौशल की, किसके मिलिट्री यहाँ वॉर स्किल की उसने बड़ाई की है, किसके वीरता की उसने बड़ाई की है अगर बात की जाए, किसके युद्ध कौशल की अगर बड़ाई की जाए, तो यहाँ पे आंसर होगा राणा सांगा। राणा सांगा की उसने अपनी बुक में क्या ही काफी तारीफ की है। और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का शासक बताया किसे? कृष्णदेव राय को। हालांकि उसकी बुक में उसने काफी सारी बातें बताई हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से उस समय की इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशन के ऊपर काफी कुछ लिखा है बाबर ने, जिसमें इतिहासकारों का मानना है कि कुछ बातें तो सच हैं और कुछ बातें जो हैं वो सही नहीं है। क्लियर? कुछ बातें उसने लिखी है कि वो एक शासक है, योद्धा है, तो योद्धा के नाते उसने कुछ बातें बताई हैं, लेकिन कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें गलत हैं। ऐसा इवेल्युएशन किया है अन्य इतिहासकारों ने, इंडिया के इतिहासकारों ने। चलिए, अब हम बात करेंगे बाबर के बाद जो अगले शासक आए हैं, जिनका नाम है हुमायूं के बारे में।